माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसपेरेंसी बहुत लोकप्रिय शब्द है और आज पूरे विश्व में इसकी स्वीकृति भी काफी हो रही है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी को, और जब आरटीआई एक्ट भी बना था तब भी, जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आई, कुछ विषयों में कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उसको बैलेंस करते हैं। और कई पुराने कानून अभी भी चले आ रहे हैं जो समय के साथ चले हैं। इनकम टैक्स कानून है, क्या किसी व्यक्ति की टैक्स असेसमेंट या उसकी प्रोसीडिंग सार्वजनिक की जा सकती है? उसी प्रकार से उसकी बैंकिंग डिटेल्स क्या सार्वजनिक की जा सकती है? तो अभी तक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, और उसके अलावा जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसमें रिक्वायरमेंट यह है कि बैंक्स में के संबंध में जो अकाउंट्स हैं वो किस परिस्थिति में सार्वजनिक किए जाएंगे और नहीं किए जाएंगे, और सार्वजनिक करना कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक अमाउंट दिया जा सकता है, ये उस अकाउंट की उस प्रावधान के अंदर लिखा है। और इसलिए किसी भी सरकार को कानून के उस दायरे में काम करना पड़ेगा। इस वक्त सरकार के पास उस प्रावधान को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरा प्रश्न। सर, पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी के विरोध में रही है और यह कोई नई बात नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ये फिगर्स दिए हैं रिस्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एडवांस के फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में मार्च 15 में 452 बोरोअर्स 3,34 करोड़ रुपए का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है लोन का। फाइनेंशियल ईयर 2016 में 366 बोरोअर्स का 2,72,152 करोड़ का हुआ है। और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए भी हैं। रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए 15 में 32,000 करोड़ और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए 16 में 1,02,000 करोड़। सभापति महोदय, चिंता का विषय है ही, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी जो आज समय की मांग है उस पर मानने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कोई कारण हो। मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से कि जो रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांस हैं और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीएज हैं, उनकी आरबीआई या वित्त मंत्रालय की ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं या कौन से ऐसे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस हद तक ब्याज में या मूलधन में आप राहत देंगे, इसके बारे में गाइडलाइंस दोनों के बारे में, रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांस और रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए में क्या आरबीआई की गाइडलाइंस हैं या वित्त मंत्रालय के गाइडलाइंस हैं, जानना चाहेंगे। इसके संबंध में आरबीआई बहुत डिटेल गाइडलाइंस देता है एनपीएस के संबंध में, स्ट्रेस्ड एसेट्स के संबंध में, कि उनके साथ किस प्रकार से डील करना है, वो किस प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है और उनकी प्रोविजनिंग किस प्रकार से बैंक्स को अपने अकाउंट्स में और बैलेंस शीट्स में करनी पड़ेगी। समय समय पर आरबीआई की डिटेल्ड इसकी गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उनके संबंध में कोई सीक्रेसी नहीं है। माननीय सदस्य केवल इस विषय को मैं इस दृष्टि से रखना चाहूंगा कि बैंकिंग फाइनेंस किसी भी उद्योग को सेटअप करने के लिए और विकास और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बहुत आवश्यक रहता है। बैंक्स के समर्थन के बगैर कोई भी उद्योग, इंडस्ट्री इस देश के विकास में नहीं हो सकती। बैंक्स के सामने जो प्रश्न आता है कि जब एक परफॉर्मिंग एसेट जिस पे ब्याज भी दिया जाता है और मूल भी वापस किया जाता है, जब किसी कारणवश, घाटे की वजह से या किसी अन्य कारणवश, या पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट अगर कमजोर हुआ है, वो वापस नहीं कर पाता, तो 90 दिन के बाद उसकी जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उस परफॉर्मिंग एसेट को क्लासिफाई कर दिया जाता है एनपीए के रूप में। और एनपीए के रूप में वो अकाउंट जब फंक्शन करता है तो उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है। अब प्रश्न सामने ये आता है कि क्या उस उद्योग को तुरंत बंद कर दिया जाए, क्या उसमें जो रोजगार है उसको तुरंत समाप्त कर दिया जाए, या फिर एक संभावना ऐसी ढूंढी जाए कि दोबारा से देश के इस प्रकार के उद्योग खड़े हो पाएं। अब उसमें कौन सी परिस्थिति में इसी मैनेजमेंट के अंडर ये खड़ा हो सकता है, उसकी गाइडलाइंस हैं।
दूसरी गाइडलाइंस हैं जिसमें कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग होती है, दूसरी एसडीआर है कि उसकी आप इक्विटी ले सकते हो, बैंक्स किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उसको रन कर सकते हैं, किसी परिस्थिति में किसी थर्ड पार्टी को उसकी मैनेजमेंट हैंडओवर कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर जो नई प्रक्रिया बैंकरप्सी की हम लोगों ने बनाई है जिसमें किसी तीसरे को भी नहीं दे सकते, तो उसको समाप्त करना और उसके एसेट्स को नीलाम करके बैंक अपने पैसे की वसूली, कर्मचारियों के पैसे की वसूली करता है। ये सारी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और इसके संबंध में डिटेल गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइन सार्वजनिक है, ऑनरेबल मेंबर उसको ले सकते हैं, चाहे तो मैं भी उनको भेज सकता हूं। Thank you. Shri Subhash Chandra. Sir, thank you for allowing me to ask supplementary question. My question is with the Honorable Minister that are there any corporates or companies who have been charge sheeted under criminal offense and there has been restructuring of their debts or any waiver thereof? If there are any, I would like to have some details thereof. Thank you, sir. Sir, this would also again depend on the principal question which I had answered to the Honorable Mr. Digvijay Singh. As far as individual cases are concerned, there are limitations on those details we made public. If there are any specific names that the Honorable Member has in mind, he can write to me separately and I'll check up those details. Shri Tulsi. Honorable Chairman, sir, I wish to ask a specific question. That under scheme 525, the total amount of loans restructured during 2014 and 15, according to the information on India.com, is 3,50,000 crore. And the total amount of loans restructured in the case of farmers is 4 crore. Is this true? Sir, I'll have to check up the exact detail because that's not relatable to the present question. But let me tell the Honorable Member, as far as the different sectors are concerned, there has been an experience that in smaller loans, the levels of NPAs have been much lesser. For example, in microfinancing, etc., the recoveries are to the extent of 99%, and therefore NPAs themselves are much lesser. The higher NPAs are really in relation to much larger trading and industrial advances. Killing themselves. No, that's the farmers were killing themselves because the prices are not remunerative, the cost of cultivation has gone up and they were unable to pay the debt back. This is the principal reason why farm sector was in distress. Shri Chancheti. सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में अभी बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ावा दिया जा रहा है हर सेक्टर के अंदर में। सरकार के बहुत प्रयासों के बावजूद भी बैंकों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लोन को रिस्ट्रक्चर करना या उनकी रेटिंग इंप्रूव होने के बाद भी उनको सपोर्ट नहीं करना, एक स्लो डाउन जो किसी कारण से पहले के जो भी एनपीएस हुए उसके कारण आया हुआ है। तो क्या सरकार बैंकों को फिर से देश में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा पंप किया जा रहा है उसके प्रोपोर्शन में कंपनीज को मदद करने के लिए कोई विशेष प्रावधान इस प्रकार का करेगी क्या? धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये कहना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को बैंकिंग सिस्टम बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहा, अपने आप में शायद ये बहुत एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर हम सारे एमपीएस की बास्केट अगर देखते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफी हद तक स्लो डाउन से प्रभावित थे। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बैलेंस शीट्स टर्न अराउंड करने लगी हैं। उदाहरण कर स्टील की बैलेंस शीट सब एमआईपी के बाद थोड़ा टर्न अराउंड करने लगी हैं। नेशनल हाईवे सेक्टर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेक्टर था और उसमें बहुत बड़ा स्लो डाउन आया था पिछले 1.5 साल में, उसकी बैलेंस शीट्स टर्न अराउंड करने लगी हैं और वहां पर सुधार आया और बैंकिंग सिस्टम ने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन जो इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे और कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज थी, उनके आज भी डेट्स काफी हाई हैं और उस क्षेत्र के एनपीएस काफी हाई हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है तो बैंकिंग सेक्टर प्रयास करता रहता है कि चाहे मैनेजमेंट चेंज हो, चाहे कहीं एनपीए रिस्ट्रक्चरिंग हो पाए, कहीं थर्ड पार्टनर उनके साथ आ पाए, इस तरह की योजनाओं के माध्यम से ये कंपनियां दोबारा अपने पांव के ऊपर खड़ी हो पाए।
Question 246. सभापति जी, मेरा क्वेश्चन एयर इंडिया के संदर्भ में है। नेशनल कैरियर के रूप में प्रसिद्ध यह एयरलाइन, जिसको समय समय पर वित्तीय संसाधन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम सरकार करती है, उससे उम्मीद की जाती है कि यह सेवा समय पर चले। कहा गया है कि इसमें पायलट और कर्मी दलों की कमी के होने के कारण से यह नहीं हो पा रहा था, किंतु ये भी पूरा हो गया है। और जो बताया गया है कि पहले 74% सेवाएं ऑन टाइम हुआ करती थी, वो बढ़ करके अब 78% 78% हो गई है। मेरा कहना है कि ये समय पर सुधार करना हवाजहाज के लिए एकदम उसकी प्रामाणिकता को और उसको प्रख्यात करता है। यदि विलंब हो जाता है तो उसके कारण से यात्री परेशान होते हैं और उनके आगे के सारे योजनाएं बेकार हो जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि इसको ठीक समय पर चलाने के लिए जो आपने संसाधन और बाकी उपाय किए, उसको प्रामाणिक तौर पर लागू करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? साथ ही उसमें मिलने वाला जो भोजन है और उसकी जो क्वालिटी गुणवत्ता है, एक सवाल एक वक्त में पूछे। जी, मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। और इसलिए उसके बिना इसलिए नहीं होगा कि लोग उस पर निर्भर करते हैं। 2 घंटे की ज्यादा से हवाई जहाज की उड़ान हो जाए तो निश्चित रूप से उसके लिए बेहतर करने का क्या उपाय करेंगे? Sir, in my answer itself I mentioned that historically there have been certain problems. So we have gone into recruitment of pilots, cabin crew, and we have given a loan also to this thing, a permission for Air India to take a loan of $300 million by external commercial borrowing, which we have already mentioned here. And all steps are taken to take this around. It is necessary that any airline should perform in time. Service disruptions are the worst thing. Then food also, we cater through caterers of repute, and it's a constant endeavor to improve on it, and that is also being done. Probably the honorable member will be happy to note that this is the first year after a long, long gap that Air India has not made an operating loss. So it is going in the right direction, and I think if this effort continues, it will be an airline we can all be proud of. Second question. निश्चित रूप से हमें इस पर गर्व करने की बात है और हम गर्व करना चाहते हैं, किंतु इसकी प्रामाणिकता को स्थापित किए बिना ये संभव होगा नहीं। आपका प्रयास यदि रहा इसमें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में भोपाल जो प्रदेश की राजधानी है और इंदौर जो एकदम औद्योगिक राजधानी की तरह से है, और मध्य प्रदेश से जो उड़ानों की संख्या दिल्ली के लिए और दिल्ली से जो मध्य प्रदेश जाने की उड़ानें हैं, वो दिल्ली से इंदौर भोपाल इसकी उड़ानें केवल एक उड़ान वहाँ से उपलब्ध होती है। मेरा कहना है कि जिस प्रकार से बाकी के कैरियर्स और जिनको उड़ानों में पूरी संख्या में यात्री मिलते हैं, मेरा कहना होगा कि एयर इंडिया की उड़ानें मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल से बढ़ाने की कोई कोशिश करने के उपाय करेंगे। We would like the number of flights to increase and the number of passengers to increase. As of now, Air India from Delhi to Madhya Pradesh operates about 136 flights, and from Madhya Pradesh to Delhi, different destinations, also it has 136 flights. All efforts are being made to increase these flights. Thank you, Shri Tiruchu Siva. दिया गया है उसमें दिल्ली से मध्य प्रदेश की जो फ्लाइट्स हैं वो 1 जून से लेकर के और 30 जून तक की बताई गई हैं। तो मोटे तौर पर ये जो फ्लाइट्स हैं टोटल मध्य प्रदेश के बारे में हमने कहा कि क्या फ्लाइट्स की संख्या एक जो मिल रही है अभी इंदौर भोपाल के लिए उसको बढ़ाने के उपाय करेंगे? We can put it to the airline and we'll motivate them to. Thank you. Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, people choose to fly private airlines. One of the reasons is punctuality. So, other thing I would like to suggest is, those who are staunch supporters of PSU resort to take the private airlines because of lack of service. Sir, we have been suggesting, and I would like to know from the minister whether you would be prepared to employ some loaders on contract basis and some GREs, which the private airlines are extending to the passengers,
And so they, whenever they come, they choose that and they fly in that very comfortably. Whereas in Air India, no one takes care, even up to the counter, even up to the check-in place, no one takes care. And so people who come with luggages and old age people, they prefer the other ones. So if you have to protect the public sector undertaking, that too the Air India, which we have to take care of, would you consider of employing some contract laborers on GRE or some loaders, which would not cost much but would attract more passengers and revenue would also increase? So I would request the minister to consider this proposal and whether he would consider. I would like to know. Thank you, sir. Take this as a suggestion and pass it through to the management to look into it. Thank you. Shri Rajiv Shukla. Sir, enough time has passed after the merger of Indian Airlines and Air India. I would like to know from the minister, what is his feedback, whether it has proved fruitful for both the airlines, or has it improved the financial condition of Air India as well as Indian Airlines? So I want to know from the minister that what is the financial status of the merged company? The financial status of Air India is fairly precarious. It has got a lot of loan and it is running, it's working. This is historically, it has come to it and they're doing their best to keep it afloat and to see that this airline performs second to none. This is what the whole effort is all about. We of course like Air India and would want it to survive. So we are trying that. On government side, we are supporting it. Some results. You see, merger is good. Merger has happened, it is an historical fact and the clock cannot be put back. Thank you. Shri Amar Shankar Sable. एयर इंडिया की उड़ान मैन पावर कम होने से विलंब से चलती है, ये सच है क्या? यात्री की आबादी बढ़ने से मैन पावर बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है क्या? Manpower is being recruited. I have mentioned the number of pilots, cabin crew that have been recruited. And this is a continuous process and it will happen. Question 247. 47, sir. Sir, there was a Credit Suisse report in 2012 which stated that 95% of the net worth of the banking system was loaned to just 8 or 9 houses in this country. That is a huge concentration of risk in just a few parties. My question is, sir, one, whether this risk has now been reduced and 8 or 9 houses are not enjoying 95% of the net worth of the banks. And second, because many of these have now turned NPAs, would the Honorable Minister direct, especially the PSU banks, to order a forensic audit so that it can be found out whether monies have been diverted from the loans that were given to them? Because if monies are diverted, only then they turn NPAs. The authenticity of that figure looks a little overstretched, that the entire loan is really between 8 or 9 people. Net worth of the banking system. The net worth of the banking system. You see, the loans are of various categories, various industries. They get into several lakhs of crores of rupees. But the fact is that the Reserve Bank had ordered an asset quality review of the entire banking system, which has been done, on basis of which the NPAs are now being more openly stated, and that is why in each quarterly assessment, a provisioning is being made by classifying the NPAs as NPAs which were otherwise not being done. And therefore, the accounts and the balance sheets are now being cleaned up under the asset quality review which has been undertaken by the Reserve Bank. Second question. Big corporates whose net worth is much less than their loans that they have taken, we see in the media, are trying to acquire companies in India or abroad, basically on the basis of the market cap of their companies. Now we all know how the markets are played. And to acquire these companies, then they go back to the banks to borrow more. My question is that what is the government stand in relation to such companies
where the net worth is less than the loans that they've taken, but they keep borrowing only on the basis of their market cap, which is manipulated from time to time. Entirely by the banks. And having learned from this experience of the past several years, in which very large quantities of loans, as your first question was, is today with a number of large corporations. If the loan is there, the percentage itself on your questions was what I had doubts on. I think the banking system will probably, having learned this lesson, become more careful as far as future is concerned. Shri Kalita. Thank you, sir. The Honorable Minister has, in his reply, he has said that the gross NPAs of public sector banks as on 31st March 2016 is 4.76 lakh crores. That is 9.32%. And he also has given the cert about the one-time settlement. May I know from the Honorable Minister, what is the quantum of one-time settlements made by public sector banks to the MSMEs? Because MSMEs is the largest employment, they are giving largest employment to the people of this country. I want to know the quantum of one-time settlements given to the MSMEs. Thank you. It's not separately available at the moment. If the Honorable Member writes to me, I can ask them to find those details out. But if you look at the annexure which I have given with the reply itself, the fact that the number of accounts which have been settled by an OTS in the last 3 years is 7,24,428, 8,04,935, 9,44,959. Undoubtedly a very large number. The fact that 7, 8 and 9 lakh OTSs are taking place would be the smaller and the medium accounts also would be included, because the number of large accounts can't be so many in number. Thank you. Question 248. So today we are doing 8 questions. Record. Thank you. Question number 248, A to D, a statement is laid on the table of the House. Sir, thank you. Sir, before I ask the supplementary, I would like to congratulate the new minister, sir. Sir, the question is on these NR National Rural Drinking Water Program, sir. So the budget has only shown a marginal increase from some 4,400 crores to 5,000 crores. And the Smart City Amrut budget is about 7,000 crores, sir. So my question to the minister is, in drawing these waters, in drawing this water, why are we only focusing or seem to focus because of the budget allocations on exogenous sources, sir? My question is, how does she plan to develop and manage local water resources, not only to bother about the exogenous sources? Thank you, sir. The question relates to the fatalities on account of the waterborne diseases. And as the Honorable Member has asked, he's focusing on developing the local water resources. So provision of safe drinking water is primarily the subject of the state, and the central government is also supplementing the efforts of the state governments. We have the Ministry of Drinking Water and Sanitation, which is advising the states to provide surface water based piped water supply scheme in all the rural areas. And apart from that, we also have, because these kind of projects have a long gestation period of 3 to 5 years, so we also have advised the states to commission the community water purification plants in the rural areas, for which the Niti Aayog has given 800 crores to the states. So this is how we are trying to, set up the local water supply. We are trying to supplement the efforts of the state so that local water supply is ensured. And under this community-based water purification plants, we intend to provide 8 to 10 liters of water for drinking and cooking purposes per capita. That means to every person. Second question. Sir, I hate to say this, but when it becomes convenient, then the matter goes to the states. But anyway, sir, since the finance minister is also here,
So maybe in the answer I'll get some assurance, and maybe you can get some assurance also from the finance minister. Isn't that the So- name of the game anyway? Yes, sir, we all have to go to him, but it's better, she has a better chance than I. And Mr. Nada is also here, so they have a double chance to reach out to him. So the question, sir, is that given the situation not only in Delhi but in many other cities, sir, this budget of national rural drinking water, sir, this budget seems to be to solve any of these problems, sir. This budget seems to be, should be in the region of about 8 to 9,000 crores. So to reach these rural drinking water goals, does the minister and the union minister have a specific plan in mind as to what is the overall budget so they can resolve this very basic issue which people need, potable drinking water? Said that the provision of safe drinking water falls within the remit of the state governments. The central government is only supplementing the efforts of the state governments to ensure the availability of safe drinking water in the rural areas and the urban areas. For the rural areas, I have already specified the 2 schemes, and there's a heavy budget that is being given. So we have already released 22,761.12 crores to the states for the surface-based pipe water supply, and Niti Aayog is also giving 800 crores for the community-based water purification plants. And about the Amrut mission, I'm afraid also, it's a very ambitious question hour is project. over. Sir, I had given a privilege notice, sir. Last Just a minute. Sir, I had given a privilege notice since a week now against the Minister of States of Water Resources, sir. Sir, but it's still under examination. When can I get the reply, sir? Check with the Secretary General. Sir. House is adjourned till 2 p.m. But good.